तो हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और मेरी आज की पहली वीडियो में। तो आप सभी को मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम है अजय और मैं एमपी के खंडवा से एक छोटे से प्यारे से गांव खेगांव का हूँ। तो अ, मैं नीट एस्पिरेंट हूँ और तो और हिंदी मीडियम से हूँ। दोस्तों आपको सबको पता है कि हिंदी मीडियम के लिए कितनी दिक्कत होती है, मटेरियल बहुत कम होता है ना। तो बस इसी देखते हुए मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोस डालूँगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना। कुछ भी आज वीडियो बनाने वाला हूँ चैप्टर फर्स्ट बायोलॉजी का जीव जगत, इसके एमसीक्यूज कराऊँगा मैं। तो आज मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो आप सोच रहे हो कि ऐसे यूट्यूब चैनल क्यों खोल रहे हो आप, तो इसमें दो फायदे हैं। पहला कि आप सबकी मदद हो जाएगी, है ना। एमसीक्यूज करा के प्रैक्टिस करा के आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं और साथ साथ मेरा भी फ़ायदा ये है कि मेरी जो कम्युनिकेशन एंड स्किल है बहुत कमज़ोर है। मतलब जो भीड़ में बोलने की जो क्षमता होती है वो थोड़ी कमज़ोर है, लग रहा होगा आपको। तो मेरी फर्स्ट वीडियो है तो कुछ उसमें इम्प्रूव होगा, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, है ना। शुरुआत करते हैं हम, चलो आज की वीडियो की। तो चैप्टर का नाम है जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड, है ना। तो इसमें PYQ है 2001 तक के चैप्टर फर्स्ट के पहले है। तो ये नीट 2019 का पहला क्वेश्चन है आम का केरोलस लिनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए। तो ये वैज्ञानिक नामकरण के जो हमारी NCERT उसके फर्स्ट चैप्टर में दिया है नामकरण के बारे में। तो जो हमारे वैज्ञानिक नाम होते हैं ना, उनमें जो फर्स्ट नाम होता है वो होता है हमारा वंश नाम, और उसको लिखते हैं हम कैपिटल, उसको शुरुआत करते हैं कैपिटल अक्षर से ना। और जो सेकेंड होता है वो जाति संकेत पद होता है और उसको हम स्मॉल लेटर से शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये दोनों में इसमें कैपिटल इसमें कैपिटल है, तो ये तो अपना हो जाएगा गलत, है ना। और ये इस जो बी है उसमें मेंजिफेरा इंडिका बिल्कुल सही है, लेकिन ये कार है, ये इसके कारण ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और सी जो है मेंजिफेरा इंडिका, देखिए पहला लेटर जो है जो हमारा वंश नाम है वह कैपिटल एम है ना। तो मतलब ये जो वंश नाम जो कैपिटल हुआ वो सही है, इंडिका भी सही है और लिन भी सही है, तो मतलब आंसर हमारा सी हो जाएगा। लेकिन डी को देखना हमारा फर्ज है। तो मेंजिफेरा इंडिका ये बिल्कुल सही है, लेकिन यदि यहाँ लीन नहीं है, क्योंकि लीन क्या है, हमारे वैज्ञानिक का नाम है। हम जो हमारा वानस्पतिक नाम लिखते हैं उसमें पहले जो लिखते हैं वंश नाम लिखते हैं, फिर जाति संकेत पद लिखते हैं, स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं संकेत पद को, और लास्ट में जिस वैज्ञानिक ने उसका पहले वर्णन किया उसका नाम लिखते हैं। तो इससे देखते हुए हमारा आंसर हो जाएगा सी, है ना। सेकेंड, है ना। और आपको कुछ डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, है ना। सेकेंड है हमें सेकेंड में क्या स्तंभ और स्तंभ एक स्तंभ दो को मिलाना है ना। तो पहला है पादपाल है। तो पादपाला क्या होता है, हर्बेरियम। मैं भी पहले कंफ्यूज होगा ये पादपाला क्या होता है, तो हमें NCERT में हर्बेरियम के बारे में अच्छा एक पैराग्राफ दिया है। तो हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम एक होता है मतलब कागज की शीट होती है, मतलब शीट में हम पौधों को सुखाकर उनको वो कर देते हैं, दबाकर उन्हें संग्रह कर लेते हैं। तो इसको देखते हुए इसका आंसर देखिए ये ऐसा स्थान जहाँ पादप नमूनों को सुखाकर दबाकर पत्र पर आरोपित कर रखा जाता है, सिर्फ यही है, उसके अलावा आप मिला सकते हैं, इसमें कोई आ नहीं सकता। तो ए का थर्ड आएगा, तो इसमें ए का थर्ड सिर्फ किसमें, बी और डी में, मतलब कि जो हमारा ए और जो हमारा सी है वो गलत हो जाएगा। अब बचा कौन सा, बी एंड डी, है ना। तो हम बी का देख लेते क्या आ जाएगा, बी क्या है, कुंजी। कुंजी में हमारे पास मतलब ऑप्शन होते हैं, विकल्प होते हैं, जिसमें एक मान्य एक को अमान्य कर सकते हैं अपन, है ना। तो ये देखिए ये कुंजी, इसमें देखो विकल्प दिया, ये लिखा है, एक पुस्तिका जिसमें लक्षणों की सूची हो और उनके विकल्प होते हैं जो विभिन्न वर्गों की पहचान करने में सहायक होते हैं। तो कुंजी का तो मतलब फोर्थ आएगा, तो बी का फोर्थ आएगा, बी का फोर्थ केवल लास्ट टाइम डी में दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, है ना। और बाकी देख सकते हैं हम मिला के पढ़ सकते हैं ना। ओके, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है पादप आलय। देखा मैंने अभी बता दिया ना, पादप आलय क्या होता है, हमारा हर्बेरियम।
तो पादपालय पत्र के नामांकन पत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सूचना अंकित नहीं होती है। देखिए जो हमारे एनसीईआरटी है उसमें साफ साफ लिखा है कि इसमें क्या क्या चीज़ रहती है। तो स्थानीय नाम, हाँ बिल्कुल, देखिए एनसीईआरटी में लिखा है, उसमें लिखा है कि क्या क्या नाम लिखा था। बिल्कुल हमारा जो स्थान नाम होता है वो होता है, सही बात है। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि नहीं होता है। पौधे की ऊंचाई, जी नहीं, ये पौधे की ऊंचाई मैंने कहीं नहीं पढ़ा। चलो आगे देखते हैं। संग्रह की तारीख, बिल्कुल संग्रह तारीख होती है, ये भी सही है, ये भी सही है। और संग्रहकर्ता का नाम भी है, ये भी सही है। लेकिन पौधे की ऊंचाई का उसमें कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है। आपको बताऊं तो एनसीईआरटी में बता भी सकता हूँ आपको। ये देखिए मैं हाइपरियम के बारे में देखिए हमारे यहाँ पर दिया गया है। हार्बेरियम की सीट में एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल में पौधे करने की एकत्र करने की तिथि, है ना, स्थान, पौधे का इंग्लिश स्थानीय नाम तथा वैज्ञानिक नाम, कुल, एकत्र करने का नाम, एकत्र करने वाले का नाम लिखा आदि लिखा था। बस उसमें ऊंचाई का कहीं वर्णन नहीं किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पौधे की ऊंचाई, है ना। चलो अब फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये पूछा गया था नीट सेकेंड 2016, क्योंकि नीट 2016 में 2 बार नीट हुई थी और टीवीस हुई थी, मतलब 2 बार हुई थी। हाँ, तो क्वेश्चन है घरेलू मक्खी के वर्गीकरण के लिए कॉलम 1 और कॉलम 2 के मिलान कीजिए। घरेलू मक्खी जो हमारे एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है, सॉरी मतलब एक चार्ट दिया है। तो उसमें उसके बारे में दिया है, मतलब जो घरेलू मक्खी उसका वैज्ञानिक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। तो मैंने अभी बताया नामकरण में जो मतलब जो फर्स्ट नाम होता है वो होता है वंश नाम, सेकेंड होता है जाति संकेत पद। तो जो पहला नाम होता है मस्का, मतलब मस्का डोमेस्टिका, तो मस्का जो है उसका क्या है, वंश नाम, और डोमेस्टिका जो है जाति संकेत पद होता है। तो पहला है, देखिए पहला तो जितने भी कीट आते हैं वो आते हैं आर्थ्रोपोडा संघ में, तो आपको पता ही होगा। तो संघ में डी का आर्थ्रोपोडा देखिए दिया भी है, तो डी का 2 तो आ गया, तो डी का सेकंड केवल एक में दिया है, ये थी। देखिए दोस्तों ऐसे नीट में 2021 में ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, और मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको मतलब मान लीजिए इसमें से कुछ भी पता, आपको बस इतना पता कि संघ आर्थ्रोपोडा होता है, कीट सारे आते हैं। तो देखिए आपको एक पता होगा और आपको पूरा आंसर सही चला गया, मतलब बाकी देखने की जरूरत भी नहीं आपको। बाकी बस इतने में से एक पता हो तो बहुत अच्छी बात होती है, मतलब थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा बहुत फायदेमंद होता है। बाकी फिर भी देख लेते हैं। तो संघ इसका आएगा आर्थ्रोपोडा, लेख में दिया है। और ये जो कुल क्या है, कुल फैमिली, वो आएगा हमारी मस्किडी कुल। मस्किडी कुल में ये कई क्वेश्चन पूछा था 2021 में, एक का ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसका जो घरेलू मक्खी का जो कुल होता है वो थी मस्किडी। और और जो हमारा गण होता है वो होता है डिप्टेरा, और इसके जो वर्ग जो होता है वो होता है इंसेक्टा। इसके बारे में और आपको चैप्टर 4 में बताया जाएगा, है ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, नीचे दिए गए 4 कथन एडी का अध्ययन कीजिए और उनमें से सही कथनों का चुनिए। जैव स्पीसीजों को की परिभाषा अर्नस्ट मैन ने दी थी, बिल्कुल सही बात है यार, है ना, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, प्रकाश काल का पौधों के जनन पर प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं भाई नहीं। आपने चैप्टर तो पढ़ा होगा पहले, आपने कभी पढ़ा होगा जो अपने चैप्टर 15 है हमारे 11th में, जिसमें दीप्तिकालिता और बसंतीकरण के बारे में दिया। तो मतलब बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसमें बोला नहीं पड़ता है, तो बिल्कुल गलत भी है, सही बात नहीं है। तो द्विनाम पद्धति आर एच व्हिटेकर ने दिया था, नहीं बिल्कुल यार, ये तो जो द्विनाम पद्धति है ना वो दिया था कैरोलस लिनियस के द्वारा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और लास्ट है, एक कोशिकीय जीवों में जनन तथा वृद्धि समानार्थक होते हैं, जी हाँ, ये भी एक मतलब दोनों एक ही बात है। देखिए जो एक कोशिकीय जीव होते हैं और वृद्धि कैसे करते हैं, जनन के द्वारा। मतलब एक कोशिकी दो कोशिका तो एक जीव बनाएंगे नहीं, तो जनन करते तो एक कोशिकी दो कोशिकी, मतलब वो अलग अलग दो कोशिका बना लेती है, मतलब कोशिकी जीव बनाते हैं। तो उनमें जो वृद्धि होती है और जो जनन होता है वो दोनों एक ही बात है, मतलब समानार्थी शब्द है ना। तो जैसे ऐसे एक हमारे जैसे एक जीव है, एक कोशिकीय जीव है, तो वो क्या करता है, खंडन विखंडन द्वारा ऐसा के दो जीव बना जाता है। तो ये भी एक कोशिकी, ये भी कोशिकी। तो इनमें देखो वृद्धि जो होती है वो भी एक प्रकार से ऐसी होती है ना। वृद्धि जो इनमें एक प्रकार से वृद्धि हुई और ये भी जननी है, तो उनमें जो जनन और जो वृद्धि है वो समानार्थक शब्द होते हैं। तो सही इसमें क्या बोला, दो सही कथन कौन से हैं, तो ए और डी हमारे सही कथन है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, है ना। दोस्तों कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप, है ना। अगला 6वां क्वेश्चन है, नामकरण कुछ सार्वभौमिक नियमों से संचालित है ना। बिल्कुल नियम, अपने नियम पता है अपन को, बता दूंगा आपको। निम्न में से कौन सा एक नामकरण के नियमों के विपरीत है, विपरीत मतलब कौन सा गलत है, गलत है ये पूछ रहा है। चलो इसके आगे का देखते हैं क्या दिया है। तो आगे दिया है देखिए आपको दोस्तों दिख रहा है ना। हाँ, जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर देखते हैं अपन। तो हमें गलत बताना है कौन सा गलत आंसर है।
तो जैविक नाम लैटिन भाषा में होते हैं और उनका छपाई में तिरछा लिखते हैं, बिल्कुल सही बात है यार दोस्तों। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो शब्दों को रेखांकित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये हमारे एनसीईआरटी में नियम दिए हुए हैं। जैविक नाम को किसी भी भाषा में लिख सकते हैं? जी नहीं। अब भी उन्होंने दिया है, ये था सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी कर ले इसको। तो उसमें पहले दिया है जैविक नाम लैटिन भाषा में होते हैं, है ना? क्योंकि वो मृत भाषा है और ज़्यादा उपयोग में की आती है, वो मतलब वैज्ञानिकों की अलग भाषा बन गई है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि हमें गलत बताना था ना कि सही बताना था। तो जैविक नाम पहला अक्षर वंश और दूसरा जाति संकेत होता है, बिल्कुल मैंने जब आपको बता दिया था ये वाला। तो हमारा गलत आंसर सी है, तो उसका जो हमारा गलत पूछा था तो आंसर हो जाता हमारा सी। चलो 7वां क्वेश्चन जो नीट 2013 में पूछा गया था, जो हमारा नीट 2013 से शुरू हुई थी, है ना? तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा ना ध्यान से। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए दोस्तों, मैंने बहुत बार मैंने भी जैसे मतलब नीट की एग्ज़ाम दी थी और मैंने जैसे प्रैक्टिस करता हूँ, तो अपन ध्यान नहीं देते हैं, अपना टेस्ट में भी ध्यान नहीं देते कि नहीं है, इनको ये जो है ना मेन पॉइंट होते हैं। और अपन जैसे पहला क्वेश्चन किया हाँ सही है, उसको टिक लगा के गोला भर के आ जाते हैं। लेकिन ज़रा ध्यान से पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को कि उसमें नहीं है दिया है कि नहीं। इससे मैं मतलब आपको एडवाइस दे रहा हूँ, मतलब कि मैंने बहुत गलती ऐसी इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक, है ना? इसलिए क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए। चलो क्वेश्चन क्या है, पादपालय में शुष्कीकृत प्रेस किए गए पूछित पादप नमूने होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसने नहीं पूछा है, सही बात है। वानस्पतिक उद्यान संदर्भ के लिए जीवित पादपों का संग्रह है, बिल्कुल सही बात है यार, सही बात है। संग्रहालय पादपों जंतु की तस्वीरों का संग्रह है, गलत बात है यार। संग्रहालय में तो जो हमारे अरे जैसे हमें जो हमारे स्कूल में, तो आपने स्कूल में गए हो, जैसे प्रयोगशाला में आपको बताया गया होगा कि ऐसे गंज अपने मतलब स्कूलों में रहते हैं जीव, मतलब उसमें जारों में भरे होते हैं, मतलब ऐसे छोटे डब्बों में भरे होते हैं। तो संग्रहालय जिसे म्यूजियम बोलते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े डब्बों में मतलब बड़े बड़े जीव हो, उनको किसी विलियन में रखा जाता है और उनके कंकाल रखे जाते हैं, उसे म्यूजियम बोलते हैं, ना कि उनकी तस्वीरों का संग्रहण होता है ना? तो ये अपना बिल्कुल गलत गलत है आंसर, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, है ना? और डी पर लेते हैं, कुंजी नमूनों की पहचान के लिए एक वर्ग की सहायक साधन, बिल्कुल कुंजी अपन ने पढ़ा है, कुंजी एक वर्ग की सहायक साधन है, बिल्कुल है, सही बात है। चलो 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो मेंस 2012 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस एक जीव का सही वैज्ञानिक नाम जो नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सही छापा गया है, तथा उसका वर्णन सही किया गया? मस्का डोमेस्टिका के बारे में अब बताया था आपको। सामान्य घरेलू छिपकली होती है, हट, छिपकली थोड़ी होती है यार, वो तो हमारी घरेलू मक्खी होती है, गलत बात है यार, उसने सही बोला लेकिन गलत है अपना ना। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम एक प्रोटोजोन रोगजनक जिससे शारीरिक गंभीर बीमारी प्रकार का मलेरिया, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और आपको 12th के चैप्टर 8 में इसको विस्तार से बताया जाएगा। जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है, मलेरिया का प्रकार होता है जो सबसे दुर्दम होता है ना? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ये हम सी भी देखते हैं, फेलिस टाइग्रिस, टाइग्रिस जैसे भारतीय बाघ है, बिल्कुल सही बात है यार, ये बात तो है। गिर के जंगलों में भली बात ही सोचिए, अरे गिर के जंगलों में तो हमारे जो शेर होता है, जैसे नाहर बोलते हैं हम अपने सामान्य भाषा में, शेर वो होता है, ना कि भारतीय बाघ, तो वो भी गलत हो जाएगा। ई कोलाई का पूरा नाम एंटोमीबा कोलाई ना बाबा, ई कोलाई का नाम तो स्टीरिया कोलाई होता है, गलत बात है, तो ये भी गलत हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी, है ना? तो 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी अपनी विशिष्ट नाम से दी गई वर्गीकरण श्रेणी से सही मिलाया गया है ना? तो कोई मिला तो बाघ टाइग्रिस जो एक स्पीसीज है, हाँ देखते हैं चलो। कटल फिश मोलस्का जो एक क्लास है, मोलस्का जो क्लास है, मोलस्का तो होता है वो एक संघ होता है ना कि क्लास होता है, तो हमारा तो गलत हो जाएगा। तो मानो प्राइमेट जो एक फैमिली है, जी नहीं, जो प्राइमेट है एक गण है, जो मेमेलिया वर्ग में आता है ना। तो मानो प्राइमेट एक फैमिली नहीं, क्या है, एक हमारा ऑर्डर है या फिर एक क्या है, गण है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। घरेलू मक्खी मस्का जो एक ऑर्डर है, मैंने आपको बताया था मस्का डोमेस्टिका घरेलू मक्खी का नाम होता है, और मस्का जो होता है वो वंश नाम होता है, और जो डोमेस्टिका वो जाति संकेत पद होता है। तो मस्का जो है ऑर्डर है, बिल्कुल गलत बात है, तो ये नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 9 का, है ना? अब हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो दिया है, निम्न में से कौन सा मत केवल जीवित जीवों का अभिलाक्षणिक गुण है? अभिलाक्षणिक गुण है जो हमारा चैप्टर फर्स्ट के जो मतलब जो शुरुआत में दिया गया है, सतही या आंतरिक वृद्धि दोनों पदार्थों के संग्रहण के द्वारा भार वृद्धि। उन्होंने पूछा जीवित पदार्थों जीवों का अभिलाक्षणिक गुण कौन सा है ना? अभिलाक्षणिक गुण कौन सा है? लेकिन निर्जीव में भी जो बाहर सतह में वृद्धि होती है, जो रेत के टीले होते हैं उनमें हवा चलेगी तो वो छोटे बड़े होते रहते हैं उनमें, तो बात है, तो ये उनका अभिलाक्षणिक गुण नहीं जीवों का। पृथककारी उपापचयी क्रियाओं को सौपाते संवर्धन, जी चलो देखते हैं इसका आंसर। आगे आगे क्वेश्चन देखो, केवल अंदर की तरफ में भार वृद्धि नहीं, वातावरण वो उनकी स्मृति में होने वाली घटनाओं का बोध,
जी हाँ, ये जो हमारा डी है ज़्यादा सही लग रहा है आंसर हमारा, और वही आंसर आएगा, है ना। तो जो क्योंकि ये अपना अभिलक्षणिक गुण है, तो हमारा जो 10th का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, है ना। चलो 11th का क्वेश्चन क्या है, आईसीबीएन का पूरा नाम क्या है। तो हमारे एनसीईआरटी में आईसीबीएन का पूरा नाम दिया है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इंडियन नहीं, इंडियन तो है नहीं, इंटरनेशनल है, लेकिन कांग्रेस ये क्या साल कांग्रेस कहाँ हो गया यार। चलो आंसर एकदम सरेआम दिख रहा है कि हमारा आंसर सी हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और आईसीबीएन के साथ में आता है आईसीजेडएन, जिसका नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, है ना। ये दो क्वेश्चन अच्छे खासे मतलब पूछ सकते हैं। चलो 12th क्वेश्चन क्या है, सजीव जीव, हमारा 12वां क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन क्या है, सजीव जीवों का निर्जीव वस्तु में निरपवाद रूप में उनकी किस क्षमता के आधार पर अलग पहचाना जा सकता है। कृत्रिम गति नहीं, वृत्ति तो निर्जीवों भी होती है, गलत बात है। स्पर्श के लिए संवेदनशील, स्पर्श के लिए संवेदनशील नहीं, लेकिन स्पर्श, हाँ जी हाँ दोस्तों, स्पर्श के लिए संवेदनशील जो हमारा सजीव उनका एक अभिलाक्षणिक गुण है। लेकिन हम आगे भी देखते हैं, पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया एवं प्रगतिशील विकास, नहीं, हमारे निर्जीव भी पर्यावरण के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं, फिर प्रगतिशील विकास करते हैं, उनमें भी मतलब वृद्धि होती है धीरे धीरे, ऐसा तो उनमें विकास होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, है ना। और जनन तो बहुत सारे सजीव जिनमें जनन नहीं होता, जैसे कि हमारे खच्चर है और ड्रोन मक्खी है, उनमें मधुमक्खी, इनमें जनन नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा बी। वानस्पतिक उद्यानों का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, यानी जो बॉटनिकल गार्डन का मेन कार्य क्या है। उनमें मूल स्थानेतर जन्मद्रव्यों का संरक्षण होता है, बिल्कुल सही बात है। इनमें जो होता है वो बाह्य स्थान संरक्षण करते हैं हम, तो उनमें जो होता है ना जन्मद्रव्य या किसी मूल पौधे का संरक्षण होता है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन, इनमें अगला जो आंसर है, इनमें वन्य जीवन के लिए प्राकृतिक आवास उपलब्ध होता है। जी नहीं, इन्हें हम बाहर मतलब बाह्य स्थान संरक्षण करते हैं, तो ये गलत बात है। सी है, उनमें उष्णकटिबंधीय पौधे देखे जा सकते हैं। नहीं, इनमें मतलब सभी प्रकार के, केवल उष्णकटिबंधीय नहीं, इनमें सभी प्रकार के पौधे देखे जाते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। और हमारा लास्ट है, ये मनोरंजन का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत करते हैं, तो नहीं, गलत है ये भी। मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा 13 का ए हो जाएगा, है ना। तो हमारा 14 क्वेश्चन है, स्पीसीज को किस रूप में माना जाता है। तो हमारा ए है, वर्गीकरण की वास्तविक आधारभूत इकाई। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। और बाकी भी देख लेते हैं, वर्गीकरण की निम्नलिखित इकाइयाँ, जी नहीं, मानव मस्तिष्क की कृति में तो मतलब फालतू की है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा ना 14 का। हमारा 15 क्वेश्चन जो हमारा 2003 में पूछा गया था, जैव वर्गीकरण विज्ञान का उद्देश्य क्या है ना। जीवों का वर्गीकरण करना जो स्थूल आकारिक के लक्षण पर आए, तो देखते हैं आगे। जीवों के विविध लक्षणों के परिसीमित करना है, मजा नहीं आ रहा। जीवों का वर्गीकरण उनके विकासी इतिहास, जी एनसीईआरटी में क्लियर दिया ये लाइन पर आधारित, मतलब विकासी इतिहास पर आधारित हो, तो सभी अध्ययन क्षेत्रों में विविध प्रचारों की सफलता पर उनके जाति वृत्ति स्थापित करना। तो बिल्कुल आंसर 15 का मान होगा सी, है ना। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 2001 में पूछा गया था, है ना। 2001 में निम्न में से कौन सी जीनस जीनस यानी कि वंश की तुलना में कम सामान्य लक्षण रखता है, तो वो हो जाएगा जाति। क्योंकि हमारा जो पदानुक्रम होता है वो होता है जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। तो वंश से नीचे कौन सी आती है, जाति। जाति के बाद में आता है वंश, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, जाति, है ना। बाकी सब इससे ऊपर आते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपके वीडियो में केवल इतना ही, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। आपसे मैं आशा करता हूँ कि मुझे सपोर्ट करेंगे और वीडियो थोड़ी अच्छी लगी। हाँ, फर्स्ट वीडियो थोड़ी ऐसी है, बाकी सपोर्ट करना और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू।